अ, आजकल दरअसल एक चर्चा में विषय है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कथन कि हम इस बार जब मानसून सत्र होगा उसमें पारित करवाएँगे और इसके बाद में बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे गए, फीडबैक लिया गया कि आखिर उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं और बड़ा प्रचलित विषय रहा है भारत में। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक समवर्ती सूची के विषय पर, यानी जिस पर संसद या राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कह सकते हैं। तो आज दरअसल हम इस बात को चर्चा में शामिल करेंगे कि इसके एस्पेक्ट में जितनी सारी बातें चल रही हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आखिर इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं और क्या वो विवाद का हिस्सा है या बहुत सारे लोग निजी जीवन पर हस्तक्षेप के आरोप लगाते हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार खोजने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आज हमारी जो चर्चा है, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़ा सा हमको चर्चा करनी है। दरअसल इसको यूसीसी बोला जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या-क्या डायमेंशंस रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चर्चा कर लेंगे कि आखिर ये है क्या, यानी कि क्या है। दूसरा, इसकी थोड़ा-सा पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेंगे। तीसरी चीज़ बात करेंगे संवैधानिक स्थिति के बारे में। संवैधानिक स्थिति क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं या संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेंगे। संवैधानिक स्थिति के साथ में अ, इसको लागू करने के बाद में, यानी कि इसको अगर लागू करेंगे या इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि आवश्यकता पर बात हो जाएगी। और आवश्यकता के बाद में एक बार देख लेंगे कि इसका महत्व या इसका लाभ क्या है और लागू करने में चुनौती क्या है। लागू करने में चुनौती क्या है ये। तो इस तरीके से चीज़ों को कर लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो क्या की शुरुआत में हमको ये बात समझनी चाहिए कि दरअसल ये बात निकल करके आती है, ये जो क्राइम होते हैं ना, यानी कि जो अपराध होते हैं, अपराध दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, यानी कि उसके दो डिवीजन किए गए हैं। दो डिवीजन में एक कहा गया है कि सिविल अपराध होता है या सिविल ऑफेंस होता है, एक सिविल होता है और दूसरा होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी कि इसको दांडिक भी बोला जाता है, दांडिक अपराध बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है सिविल अपराध। अब ये जो सिविल है, सिविल को कई लोग दीवानी भी बोल देते हैं, नागरिक भी बोल देते हैं और दांडिक के मामले में फौजदारी भी या क्रिमिनल ऑफेंस, इस तरीके से दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सिविल अपराध का मतलब ऐसे अपराध से होता है जहां पर जुर्माने का प्रावधान होता है। संपत्ति के विवाद हो गए, लेन देन के विवाद हो गए, पारिवारिक विवाद हो गए, कंपनी के विवाद हो गए, यानी कि जो जुर्माने से संबंधित होते हैं, जुर्माने की कार्यवाहियां होती हैं, ऐसे अपराधों को हम सिविल मामलों में शामिल करते हैं। और ऐसे अपराध जिनमें जुर्माना और दंड दोनों शामिल होता है या सिर्फ दंड शामिल होता है, तो ऐसे अपराधों को जिसमें सजा मिलती है उनको हम लोग दांडिक अपराध कह देते हैं। तो दरअसल क्या है कि दांडिक अपराध भारत के मामले में सभी समुदायों पर एक समान लागू है, सभी पर एक समान लागू। मैं आसान भाषा में कहूं समान लागू। अगर मैं बहुत आसान भाषा में कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत में अगर कोई आप हत्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती करते हैं, तो आपकी जाति, धर्म, लिंग जैसा कुछ चीज देखा नहीं जाएगा, आपको एक जैसी सजा होगी। लेकिन मामला जब आता है, सिविल मामला आता है, तो ये सिविल मामलों में दरअसल बहुत सारे व्यक्तिगत गतिविधियां हैं।
पारिवारिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं। दरअसल होता क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले सिविल अपराध वे अपराध होते हैं जो किससे संबंधित होते हैं? जुर्माने से। यानी कि भारत में कुछ मामलों में व्यक्तिगत छूट है, व्यक्तिगत छूट है। व्यक्तिगत छूट का मतलब यह है कि ये जो सिविल अपराध हैं, इस सिविल अपराध को पूरी तरह से संविधान के दायरे में नहीं लाया गया। संविधान के दायरे में पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो हमको ये समझ में आ गया कि इसीलिए इसका जो नाम पड़ जाता है वो नाम पड़ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिविल अपराध हैं इन पर भी पूरे देश भर में एक जैसे कानून लागू कर दीजिए। अभी क्या है, अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो मैं परिभाषा में कह सकता हूं कि धर्म, जाति या लिंग आदि के आधार पर शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेना, गुजारा भत्ता आदि कानून उनके निजी मामलों से तय होते हैं। इस वजह से समाज में ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। इन्हें एक बनाना यानी कि सभी के लिए कैसे बनाना भाई? इनके लिए, सभी के लिए एक बनाना ही क्या कहलाता है भाई? यूसीसी कहलाता है। यानी कि चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जेंडर हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी के लिए, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, गोद लेने का मामला हो, गुजारा भत्ता आदि का मामला हो, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए कैसे कानून बनाना भाई? एक जैसे कानून बनाना। इन सारे मामलों को एक साथ लेकर के आना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये सिविल कोड हो गया। दरअसल अगर आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। यानी कि पृष्ठभूमि पर अगर हम चर्चा करें तो 1867 में, 1867 के आसपास में, या 1867 ही मान लीजिए, 1867 में एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा में दरअसल पुर्तगालियों का शासन था, और ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का शासन था। और पुर्तगालियों ने क्या किया कि पुर्तगालियों ने वहां पर रहने वाले मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या अन्य समुदायों के ये जो सिविल मामले थे, पारिवारिक मामले थे, इन मामलों के लिए एक जैसे कानून बनाए। कुछ मामलों में छूट भी दी गई, जैसे कैथोलिक ईसाइयों के मामले में, या फिर जैसे मान लो कि हिंदुओं में 45 वर्ष तक कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं देती है, तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन सभी के लिए वहां पर कानून एक जैसे हैं। और इसी वजह से पहली बार जो यूसीसी लागू हुआ था, पहली बार जो यूसीसी लागू हुआ वो कहां पर लागू हुआ भाई? गोवा में लागू हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों के समय पर हमारे व्यक्तिगत कानून चल रहे थे, हिंदुओं के अपने अलग कानून चलते हैं, मुस्लिमों के अलग कानून चलते हैं। परंपराओं, संस्कृतियों, धार्मिक आधारों से इनको जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, जिसका सृजन हम स्वयं करते हैं, इसमें देश के कानूनों
का दबाव नहीं होना चाहिए, देश के कानूनों को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये शुरुआती दौर पर देखा गया जिस समय पर बहुत ज़्यादा इनके बारे में अध्ययन नहीं हुआ था और निजी मामलों की आज़ादी प्रदान की गई। इसके बाद में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होने के बाद में हमने क्या किया कि अगर 1950 की स्थिति देखोगे तो 1950 की स्थिति में हमने जो सिविल कानून है वो सभी के लिए एक जैसे लागू नहीं किए। तो हमने क्या किया कि एक जो हमारा हिस्सा था उसका नाम है डीपीएसपी, और डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 44 में लिख दिया गया कि आगे चल करके भविष्य में हम एक समान नागरिक संहिताओं को लागू करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत ने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई थी वो निकल करके आई आर्टिकल नंबर 25 से। आर्टिकल नंबर 25 आपको ईश्वर को मानने, साथ में धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। साथ में आर्टिकल 25 के साथ में अगर आप आर्टिकल नंबर 29 देखोगे तो आर्टिकल 29 का एक क्या कहता है भाई, वो कहता है कि व्यक्ति के साथ में जो भारत का नागरिक होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अगर भारत का सिटीजन है तो उसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो दरअसल आर्टिकल नंबर 29 जो संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल नंबर 25 लोगों को अपने व्यक्तिगत रूप से धार्मिक आचरण और मान्यताओं के पालन की बात करता है, और राज्य इनके इस के आधार पर भेदभाव को ना करने की बात करता है। तो यहां से एक शब्द निकल करके आया, उसका नाम था पंथ निरपेक्षता। यानी कि भारत ने क्या किया कि भारत ने पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने का मतलब यह था कि देश किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, लेकिन लोगों को अपने धर्म मानने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, धार्मिक मान्यताओं को आचरण मानने की स्वतंत्रता होगी। यहीं से जो अधिकार, जो कहना चाहिए परिस्थिति पैदा हुई, वो निजी कानूनों की तरफ ज्यादा झुक गई। और ये जो सिविल मामले थे जिनमें शादी था, तलाक था, गोद लेना था यानी किसी बच्चे को लेना था, या फिर गुजारे भत्ते की बात थी, सेपरेशन होने के बाद में ये संपत्ति पर क्या अधिकार होंगे, इस तरीके से हमको उनके निजी मामलों में अधिकार देने पड़े। हमने कहा कि भारत की संस्कृति बची रहनी चाहिए। लेकिन आगे चल करके अंबेडकर साहब इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। अंबेडकर साहब सुधार करना चाहते थे और इसी वजह से वो चाहते थे कि पूरे भारत में एक समान यूसीसी लागू हो। लेकिन वो जब पूरे देश भर में एक समान नहीं लगवा पाए थे तो इसी वजह से 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू महिला विवाह अधिनियम पारित करवा दिया। और हिंदू महिला विवाह अधिनियम पारित करा के हिंदुओं में यूसीसी लागू करवा दी। यूसीसी लागू करवाने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष की जब शादी होगी तो वो उसका पंजीकरण होगा, एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी कर पाएगा, तलाक की प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से पूरी हो जाएगी, और इसके बाद में संपत्ति पर जो महिला है उसका अधिकार 50% हो जाएगा। आगे चल करके बहुत केसेस में न्यायपालिका ने भी कह दिया कि जितने बच्चे होंगे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सभी को संपत्ति पर समान अधिकार था। तो ये अधिनियम पारित हो गया 1957 में। हिंदू जो महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम है वो भी पारित कर दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि हिंदू मैरिज कोड बिल भी पारित हुआ और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम भी पारित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुओं में ये यूसीसी लागू हो गया 1956 और 57 की परिस्थिति के बाद। मुझे 2015 का एक केस याद है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर घर में बड़ी बिटिया है तो वो घर की मालकिन बन सकती है, और बड़े ही घर में लड़का हो, ये जरूरी नहीं है। तो अब क्या परिस्थिति पैदा हुई, तो इसलिए हिंदुओं में तो ये लागू हो गई, लेकिन आगे चल करके 1973 तक आते आते भारत में एक बहुसंख्यक समुदाय है जिसमें जो मुस्लिम समुदाय है
मुस्लिम समुदाय अपनी संस्कृति और अपने विचारों को लेकर के, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय होगा तो वो ज्यादा अपनी परिस्थितियों को बनाए रखने की कोशिश करेगा, अपनी मान्यताओं को, अपनी संस्कृति को, अपने विचार को, अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने का विचार रखेगा। और जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई, ऐसा कह सकते हैं, ये दूसरा, पहला हिस्सा ये कह सकते हैं कि सरकार को शायद वोट चाहिए था, ये दूसरा हिस्सा कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यकों की, उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं थी, और उन धार्मिक मान्यताओं में सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय था मुस्लिम, और मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया, लॉ बोर्ड बना दिया गया, और इसको ये अधिकार दे दिया गया कि भाई आपके जो ये धार्मिक मामले थे, शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना या संपत्ति जैसे मामले आपके निजी होंगे, आप धार्मिक तरीकों से इनको सॉल्व करोगे। लेकिन समस्या आगे चल करके क्या पैदा हो गई? समस्या पैदा हो गई 1978 में, 1978 में इंदौर का ही मामला है। इंदौर में एक महिला जिनका नाम साहेबानो, और ये जो साहेबानो जी थी, इनकी शादी गुलाम मोहम्मद खान साहब के साथ हुई, वकील साहब के साथ हुई। लेकिन 1978 में जब ये 62 ईयर की थी, उस समय पर दरअसल हुआ क्या कि तलाक दे दिया गया, इनको तलाक दिया इनके पति ने, गुलाम मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद खान साहब ने, वकील साहब ने। और तलाक देने के बाद में हुआ क्या कि तलाक देने के बाद में इन्होंने गुजारा भत्ता की मांग की। गुजारा भत्ता का मतलब ये होता है कि अब आप अलग हुए हैं, 60-62 साल तक वो महिला की उम्र हो चुकी है, एक लंबे समय के बाद में साहिचर्य में रहने के बाद अब क्या करेंगी? और वकील साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो कानून थे उसके माध्यम से ये स्थापित करवा पाए कि मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता गुजारा भत्ता देने के लिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपने कानून में था कि जो आपको मेहर यानी दहेज में जो पैसा लगा है उस पैसे को वापस करना है। और वो पैसा था 1 रुपए, यानी कि साहिबानों के अब्बू ने 1 रुपए दहेज में दिया था, मेहर दी थी, उसी को लौटाना होता था, लौटा दिया। अब 1 रुपए में वो महिला करती क्या? इसी वजह से उसने दरवाजा खटखटाया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि महिला और पुरुष के अधिकार समान है भाई, उनको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, और ये न्यायपालिका उसको जस्टिस प्रदान करेगी। और इसी को आधार बना करके जो साहिबानो हैं वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि 1985 में इस बात को लेकर के जो कानून था, यानी कि गुजारा भत्ता का मतलब होता है इद्दत बोला जाता है कि गुजारा भत्ता यानी कि इद्दत का मतलब है कि मेहर लौटा दो, बस इतना सा था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कहा कि आपके पर्सनल लॉ बोर्ड होने के बावजूद भी गुजारा भत्ता का अधिकार महिला का मौलिक अधिकार है, यानी कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि उस समय पर पूरे देश भर में विवाद हो गया, एक बहुत बड़ा समुदाय बाहर आया और इस महिला के एक बहुत मतलब ऐतिहासिक उत्साही निर्णय को दबाने के लिए, और कहा गया कि ये हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। उस समय की राजीव गांधी सरकार पीछे हट गई और 1986 में यानी कि 1986 में संसद ने इस निर्णय को रद्द कर दिया और ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो 3 माह की प्रोसेस होती है, यानी कि 3 माह की प्रोसेस होती है इद्दत की, यानी कि जो तलाक बिद्दत की 3 महीने की प्रोसेस होती है, उस 3 महीने की प्रोसेस में आपको गुजारा भत्ता मिलेगा, और इसके बाद में जब अगर आप तलाक से बाहर हो जाते हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इद्दत का मतलब होता है गुजारा भत्ता से, और बिद्दत का मतलब होता है 3 तलाक से, वो 3 तलाक जो 3 महीने का समय मिलता है। तो एक तो मामला ये था, और दूसरा ऐतिहासिक मामला है 2016 का, और ये सायरा बानो है। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में इनकी शादी हुई थी, और मेरठ की रहने वाली थी, इनका जन्म मेरठ में हुआ, हल्द्वानी में इनकी शादी हुई। लेकिन जब ये बीमार थी तो ये अपने घर आई, और इसके बाद में पति ने 3 तलाक दे दिया, तलाक बिद्दत
दे दिया फोन से, यानी कि अलग सेपरेशन की बात कर ली। तो ये 3 तलाक के विरुद्ध कोर्ट में चली गई और इसके बाद में क्या हुआ कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को रद्द कर दिया। ये जो ऐतिहासिक जजमेंट था यह भी 5 जजों का था। उस समय वाई.बी. चंद्रचूड़ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और जगदीश सिंह खेहर इस समय पर अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय खिलाफ थे, लेकिन 3-2 का निर्णय ऊपर वाला भी था, 3-2 का निर्णय नीचे वाला भी था। और इसके बाद में 2017 में 3 तलाक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 2019 में संसद ने पूरे देश भर में 3 तलाक के विरुद्ध कानून पारित किया कि किसी भी महिला को, किसी भी धर्म का व्यक्ति 3 बार तलाक बोल करके अलग नहीं हो सकता है, उसे कोर्ट की प्रोसेस से ही अलग होना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये विवाद जो थे, ये विवाद दरअसल इस रूप में देखे गए कि कानूनों का कंफ्यूजन है, यानी कि बहुत सारे निजी मामले हैं। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि निजी मामले हैं। दूसरा समस्या ये आई कि न्यायपालिका में त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा था, महिलाओं के अधिकार समान नहीं हो पा रहे थे, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे बाधा बन रही थी। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां प्रचारित की जा रही थी। तो दरअसल ये मामलों के बाद में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये मामला है, किसका मामला है भाई? समवर्ती सूची का। तो ये जो समवर्ती सूची का मामला है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल क्या कर सकते हैं? दोनों ही विधि बना सकते हैं। इसी वजह से ये काम संसद कर देती तो पूरे देश भर में लागू हो जाता, लेकिन गोवा आजादी से पहले लागू कर चुका था। और इसके बाद में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड ने 7 जनवरी 2025 को पहला राज्य आजादी के बाद में बना जिसने यूसीसी को लागू किया। इसके बाद में गुजरात ने भी पारित किया 2026 में। असम भी पारित हो चुका है और असम के साथ में अब बात चल रही है मध्य प्रदेश की। दरअसल हमको यहां तक पहुंचना था, यानी कि ये बात जो चल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब लागू करना चाहती है यूसीसी को। तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया और आज की न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लगभग 9 लाख लोगों से ज्यादा फीडबैक आए और उसमें बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, 90% से ऊपर समर्थन में है कि लागू कर देना चाहिए। इसके लागू होने से क्या हो जाएगा कि आपके जो दरअसल जैसे मुस्लिम समुदाय का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो शादी है वो शादी कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। हमारे हिंदू समाज में क्या होता है कि शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहली बात तो ये है कि महिला और पुरुष को समान अधिकार मिल जाता है, भैया रजिस्ट्रेशन हुआ तो इससे ये हो जाता है कि नहीं भैया कानूनी है, ऐसा नहीं है कि आप महिला के खिलाफ कुछ भी चीजें कर सकते हैं। तो एक तो शादी पंजीकृत होना शुरू हो जाएगी। दूसरा है तलाक की प्रोसेस पूरी तरह से कोर्ट पर आधारित हो जाएगी। तीसरा यह है कि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करेगा। भी कई समाज में, जैसे मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। मैंने एक दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसलिए करते हैं ताकि जो कमजोर महिलाएं हैं उनकी मदद की जा सके। अरे भाई कमजोर बनी कैसे महिलाएं? उनके उत्थान पर बात होनी चाहिए ना। तो तीसरा मामला ये है। हिंदुओं में भी ऐसी परंपराएं थी, तो हिंदुओं में तो तलाक था ही नहीं, 7 जन्मों का बंधन होता है, उसके बावजूद भी ये परंपराएं लागू हुई। कानून कानून होता है भाई। और याद रखना कानून तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुमको कानून के पास में जाना है। देखो लागू होने के बावजूद भी अगर तुम्हारी मर्जी है कि तुम भाई अपने निजी कानून मानते हो तो मानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो महिला अपने अधिकार चाहेगी वो जाकर के अपने अधिकार ले सकेगी, ये चीज। तो अब हम चर्चा उसी पर आते हैं कि ये जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब वो समय आ गया है जब पूरे देश भर में उदारवाद आ चुका है और महिला और पुरुष जब बराबर से कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्यों ना महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी के लिए अभी मानसून सत्र में ये चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया है भाई कि एक पूर्व हमारी जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रहीं, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का निर्माण हुआ और समिति से मैंने कुछ मैटर्स लिखे हैं भाई। इन मामलों में क्या मांगी भाई? सलाह मांगी है कि एक समान नागरिक संहिता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में क्या कहा है, तो मैं उसको बोल देता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत
विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों का संचालन पृथक पृथक प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन विधियों का समग्र परीक्षण कर एक समरूप, संतुलित, व्यवहारिक विधिक संरचना विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जिससे नागरिकों के मध्य समानता, न्याय संगतता और विधिक स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा विषय के विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं को विस्तृत अध्ययन कर उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने के लिए उच्च समिति गठित की गई है। अब वो जो गठित है, रंजना प्रकाश देसाई समिति गठित है, उससे कहा गया है कि भैया राज्य में जो प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत पारिवारिक विधियों, जिनमें विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक, लिव इन में रहने वाले संबंधी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, का समग्र अध्ययन किया जाए। दूसरा क्या है, अन्य राज्यों से विशेषकर उत्तराखंड एवं गुजरात में अपनाई गई मॉडल प्रक्रिया का अध्ययन कर उपयुक्त बिंदुओं का परीक्षण किया जाए। राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए संतुलित एवं व्यवहारिक और विधिक संरचना प्रस्तुत करें। विभिन्न हितधारकों, जनसामान्य, सामाजिक, धार्मिक संगठन, विधि विशेषज्ञ, अकादमिक विशेषज्ञ आदि से सुझाव, आपत्तियां आमंत्रित कर उनका परीक्षण करें। आवश्यकता अनुसार जन सुनवाई, परामर्श बैठकें आयोजन कर व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करें। प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, समानता, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रावधानों पर विचार प्रस्तुत करें। लिव इन संबंधी विनियमन, पंजीकरण और उनसे उत्पन्न अधिकारों, दायित्वों के संबंध में उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें। विधेयक के विधिक, प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी पहलुओं का परीक्षण करना, जिसमें भविष्य में किसी भी प्रकार की विधिक जटिलता न उत्पन्न हो। और लास्ट में है कि समिति उपयुक्त परीक्षण के आधार पर एक बिल तैयार कर रही है और जो राज्य सरकार को 60 दिवस के दिन भेजने का प्रयास कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें इस समय पर चल रही हैं और इसी वजह से जो यूसीसी है वो चर्चा में है। अब इसके बाद में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई इसको अगर हम लागू करते हैं तो लागू करने के समय, यानी कि यदि इनको लागू किया जाता है तो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो पूरे देश भर में सिविल कानून एक जैसे हो जाएंगे। दूसरा ये है कि महिलाओं को आधुनिक समाज में अधिकार देना जरूरी है। तीसरा ये है कि समाज में महिलाओं को हीन दृष्टि से ना देखा जाए। चौथा ये है कि न्यायपालिका में त्वरित न्याय मिल सके, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके, समान व्यक्तित्व, समान भाईचारे की भावना का विकास हो, सभी धर्म उदारवादी बने और आधुनिक मानसिकता को समझें। चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। अगर सिर्फ हम बहुत कट्टरता से या बहुत रिजिड होकर के समाज को देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे विकसित नहीं हो पाएंगे और हमेशा हमारे अंदर का कट्टरता, हमारे अंदर का झगड़ेलूपन, हमारे अंदर की हिंसात्मक गतिविधियां बनी रहेंगी। तो आज आवश्यकता है कि एक नए समाज के लिए आप जरूर इनके परिवर्तन के बारे में सोचें, क्योंकि अगर इनको बदला जाता है तो बदलने से ऐसा तो है नहीं कि कोई डिजास्टर आ गया है, धरती उलट पलट हो गई है। अरे अगर कोई चीज समाज में लगता है कि अब उसे नए स्वरूप में आनी चाहिए तो आने आने देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि समाज समझदार बने। दूसरा यह है कि इसको लागू करने से लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ का पता है, जो आवश्यकता है वही उसकी लाभ हो जाएगी कि भाई त्वरित न्याय मिल सकेगा, शादियां मजबूत हो जाएंगी, संपत्तियों पर बराबर के अधिकार हो जाएंगे, गोद लेने का अधिकार महिलाओं को मिल जाएगा। इसके बाद में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, महिलाओं के अधिकार संरक्षित और सुरक्षित होंगे। जो मौलिक अधिकार की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है, वो संरक्षित होगी। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसलिए हैं, चुनौतियां क्योंकि समाज में क्या है कि हमारा जो धार्मिक कट्टरता है, हमारा जो समाज का ढांचा है, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इसके बाद में अलग अलग धर्मगुरुओं के प्रचार हैं, फिर इसके बाद में जागरूकता का अभाव है। कई लोग कह रहे हैं कि आप अपनी पूजा नहीं कर पाओगे, नमाज नहीं पढ़ पाओगे। तो इस तरीके से यानी कि बहुत सारी कुरीतियां विद्ध हैं, अलगाववादी मानसिकता है, संविधान का अनादर है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और जिनके लागू होने के बाद में बात की जा रही है कि उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये तमाम ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं। तो ये एक मोटा मोटा विषय था जिसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, थैंक यू।